रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मिट्टी की कच्ची सड़कें, दूर तक खेतों का फैलाव और बहुत सारे मिट्टी के कच्चे मकान भी थे। उसी गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी जिसका पति नचनिया था। राधा सुबह सुबह मिट्टी के चूल्हे में अपने पति को खाना बनाकर खिला रही थी। वैसे आपने नाचना कब शुरू किया था? अब क्या बताऊं राधा, मैं तो बचपन से ही नाचता चला आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो सिनेमा घर के बाहर मिथुन और अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने जाया करता था, लेकिन मेरे पास टिकट लेने के पैसे होते नहीं थे, तो मैं उन लोगों के गानों पर सिनेमा घरों के बाहर ही नाचने लगता था। मेरा नाच देखकर लोग मुझे पैसे देने लगे और उसी दिन से मैंने इसे ही अपना धंधा बना लिया। और कोई परिवार था नहीं, तो मुझे नाचने में बिल्कुल भी शर्म भी नहीं लगती थी। आपका नाच देखकर ही तो मैं आप पर फिदा हो गई थी। लेकिन पहले का जमाना सही था, लोग आपके नाचने की तारीफ करते थे, वहीं आज लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। अरे राधा, बस तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही काफी है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। मैं जाता हूँ, 4 पैसे कमा कर लाता हूँ। राधा का पति खाना खाकर वहाँ से निकल गया। राधा का पति गांव की एक चौपाल के पास पहुँच गया जहाँ कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। जैसे वो चौपाल के पास पहुँचा, वहाँ पर बैठे कुछ मर्द राधा के पति का मजाक उड़ाने लगे। राधा के पति ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रंग बिरंगी शर्ट पहने हुए वहाँ से चला गया और चौराहे पर जाकर नाचने लगा। अरे देखो देखो, आ गया हमारा नचनिया। जब आदमी को कुछ काम धाम ना हो ना, तो यही करना पड़ता है। अरे बीबी तो गरीब घर से आई ही है और ये खुद नाच गाने वाला बन गया, कितनी शर्म की बात है। राधा के पति ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और चौराहे पर जाकर नाचने लगा और दिन भर जो भी थोड़ी बहुत कमाई हुई उसे लेकर वो अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी राधा कच्ची जमीन पर बैठकर खाना बना रही थी। आ गए आप? आज फिर किसी ने कुछ कहा क्या? आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। हाँ, वही पुरानी बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख होता है जब लोग आपको ताने मारते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे शांत कैसे रह लेते हो? जितने भी लोग आपको ताने मारते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है यही बेलन उनके मुंह में घुसेड़ दूं। मैं तो बस आपकी वजह से चुप रह जाती हूँ। राधा, गुस्सा तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उसी वक्त लोगों को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ वो छोटा नहीं है। ये वही काम है जिससे मैं तुम्हारे लिए रोटी कमा कर लाता हूँ और मैं इसे गर्व से करता हूँ। राधा ने एक नजर उसको देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसुओं के साथ साथ अपने पति के लिए गर्व भी था। आप सच में बहुत महान इंसान हैं। मैं तो खुद को सबसे भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। राधा का पति जहाँ नाच गाने के छोटे मोटे काम करके दिन भर की मेहनत करता था, उसका रोजगार बहुत स्थिर नहीं था, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता था। लोग उसका मजाक बनाते थे, पर वो डटा रहता था। भले ही ये जमाना मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं। अगर मैं उनके मजाक को सीरियसली लेकर अपना काम बंद कर दूंगा तो फिर मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे। राधा का पति अकेले ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक राधा उसके पास आई। सुनिए, मुझे कल जरा अपने मायके जाना है, पिताजी ने अर्जेंट बुलाया है, शायद कोई काम होगा। ठीक है राधा, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से आप अपना काम बंद मत कीजिए। वैसे भी काम आपका ठीक से चल नहीं रहा। मेरा मायका यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आप परेशान मत होइए, 2 दिन के अंदर ही मैं आ भी जाऊंगी। अगले दिन राधा अपने मायके जा रही थी, तभी गांव की कुछ औरतों ने उसे घेर लिया। वो उसकी गरीबी और पति के काम को लेकर ताने मारने लगी। अरे राधा, तू कब तक इस नचनिया के साथ रहेगी? तुझे नहीं लगता कि तेरा नसीब बहुत बुरा है? मेरा नसीब बुरा नहीं है दीदी, मेरे पति जो भी करते हैं ईमानदारी से करते हैं और कोई काम छोटा नहीं होता। वो चोरी तो नहीं करते ना। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? वो नाचने वाला तुझे कहाँ खुश रख पाएगा? वो अपना नाच दिखाकर सिर्फ बच्चों को ही खुश रख सकता है, अपने परिवार और समाज को कभी खुश नहीं रख सकता। वो खुशी सिर्फ पैसे से नहीं मिलती दीदी, मेरे पति की मेहनत और प्यार ही मेरी असली दौलत है और मैं उस पर गर्व करती हूँ। हाँ, इस औरत को समझाना बिल्कुल बेकार है। पता नहीं किस आदमी से शादी कर ली। लगता है इसने बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े डायलॉग बहुत सुन रखे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। जब जिंदगी थप्पड़ मारेगी ना और जब इसके बच्चे होंगे तब इसे पता चलेगा कि असली संघर्ष होता क्या है। ठीक है दीदी, ना आप दूर हैं और ना मैं दूर हूँ, हम सब एक ही गांव में रहते हैं। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब देख लेंगे क्या होता है। इतना बोलकर राधा अपने मायके चली गई। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और 1 साल बीत गया। एक दिन जब राधा का पति किसी चौराहे पर नाच रहा था, तभी बहुत अमीर आदमी भीड़ देखकर रुक गया। ड्राइवर ने गाड़ी भीड़ के पास रोक दी। उस अमीर ने देखा कि एक पतला सा आदमी बीच सड़क पर नाचकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। वो आदमी उसका डांस देखता रहा
डांस खत्म होने के बाद सारी भीड़ वहाँ से चली गई। तभी उस अमीर आदमी ने राधा के पति को बुलाकर अपनी कार में बिठा लिया। तुम तो लोगों का बहुत अच्छा मनोरंजन करते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो तुम। यहाँ सड़कों पर अपना टैलेंट बर्बाद मत करो। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की दुबई में शादी है, क्या तुम आओगे? हाँ आ जाऊंगा, लेकिन वेकिन छोड़ो। मैं तुम्हें 1 दिन के 2 लाख रुपए दूंगा। परिवार के 20 सदस्यों को डांस दिखाना है और शादी वाले दिन खुद भी डांस करना है। 1 हफ्ते का लगातार काम है और उसके मेरे जैसे तमाम लोग हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे रियल टैलेंट की जरूरत है। ज्यादा सोचो मत। कई बार जीवन में बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कि वो समय था जब उसकी किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। राधा का पति खुशी खुशी घर वापस लौटा। आज तो आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। आज कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लिए क्या? राधा, मुझे दुबई शहर से एक बड़ा काम मिला है। वो मुझे बहुत पैसे देंगे। हम अपने सपनों का घर बना पाएंगे। उसके पति ने सारी बात राधा को बताई। सच? मुझे पता था आपका दिन जरूर आएगा। और दोनों लोग हवाई जहाज में बैठकर दुबई पहुंच गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि एक दिन ये दिन जरूर आएगा। शादी वाले दिन सबकी परफॉर्मेंस हो जाने के बाद राधा के पति ने नाचना शुरू किया। उसका डांस देखकर लोग दंग रह गए। वहाँ मौजूद एक बड़े इवेंट मैनेजर को उसकी कला पसंद आई और फिर उसने राधा के पति को एक बड़े शो में काम करने का प्रस्ताव दिया। ये राधा और उसके पति के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। सर, आज आपकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अरे मैं तो बस एक जरिया था। तुम अपनी मेहनत और कला की वजह से आज इस मुकाम पर हो भाई। जिसे लोग नचनिया कहकर ताने मारते थे, आज वही व्यक्ति लाखों दिलों को जीत रहा था। ये साबित करता है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को सफलता जरूर मिलती है। जब दोनों गांव पहुँचे तो राधा और उसके पति का स्वागत किया गया। ये राधा और उसके पति के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जिसे लोग नचनिया कहकर ताने मारते थे, आज वही व्यक्ति लाखों दिलों को जीत रहा था। ये साबित करता है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को सफलता जरूर मिलती है। हम भी देखते हैं या हमारे साथ कैसे नहीं जाएगा। ये मेरे पति हैं और मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आज रजनी अपने जिस पति के लिए दुनिया से लड़ रही थी वो एक किन्नर है। सागर के जन्म से पहले सावित्री रामपुर में अपने पति रमेश और सास के साथ रहती थी। अरे सावित्री, क्या कर रही है? पता है ना, दाइमा बोल कर गई थी इस हालत में तू आराम किया कर। यही बात तो इसे मैं बोलती रहती हूँ, पर ये सुनती ही कहाँ है। मोरी मैया, अम्मा जी, बहुत तेज दर्द उठ रहा है। लगता है बहू के बच्चे का दर्द छिड़ गया है। रमेश, जल्दी से दाई माँ को बुला कर ले आ। अम्मा, तुम सावित्री को संभालो, मैं अभी लेकर आता हूँ। रमेश दाई माँ को लेकर आता है। वो और उसकी माँ दोनों बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी दाई माँ बाहर आती हैं। उनका मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है सुशीला, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बहू और बच्चा ठीक तो है? अब मैं क्या ही बोलूं अम्मा जी, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म कह लो या इस जन्म की कोई भूल कह लो, तुम्हारी बहू ने एक किन्नर को जन्म दिया है। क्या? ये तू क्या कह रही है सुशीला? सावित्री बहू ने किन्नर को जन्म दिया है? सत्यानाश हो, जन्म भी दिया तो एक किन्नर को। अब क्या होगा अम्मा, हम तो पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं एक किन्नर का बाप कहलाऊंगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर उस बच्चे की गर्दन दबा दूंगा। दाई माँ वहाँ से चली जाती है। रमेश गुस्से में सावित्री के पास जाता है और उस बच्चे का गला दबाने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये जैसा भी है, जो भी है, बदनसीब मेरी औलाद है। मेरी कोख से मैंने इसे जन्म दिया है। इसे मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। रमेश, पड़ी रहने दे नासपीटी को इस नासपीटे के साथ। तू मेरे साथ आ। रमेश माँ के साथ बाहर जाता है। सावित्री उन दोनों की बातें सुन लेती है। देख रमेश, इस बच्चे को अभी हाथ लगाया तो पूरे गांव में शोर मच जाएगा। रात के अंधेरे में जब सावित्री सो रही होगी तब इस किन्नर को बहती नदी में फेंक देंगे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकली और मंगलपुर गांव में आकर रहने लगी। सावित्री ने मजदूरी करके अपने बेटे सागर को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी कमजोरी दुनिया से छुपा कर रखी। सागर पढ़ लिख कर उसी गांव के एक स्कूल में पढ़ाने लगा। सागर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रजत भी था, जिसकी बड़ी बहन रजनी सागर को पसंद करती थी, पर सागर नहीं चाहता था कि रजनी उसके करीब आए। सागर, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? यही कारण है ना कि मैं पढ़ी लिखी शहरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखती। पर तुमने कभी मेरा दिल निकाल कर देखा होता तो इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। रजनी, बस है कोई वजह जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस कारण तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो।
रजनी को बहुत दुख पहुंचता है। कुछ समय बाद रजनी की शादी विनोद नाम के लड़के से तय हो जाती, पर शादी के दिन विनोद का पिता दहेज की मांग लेकर अड़ जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत तो दो। जैसे ही फसल बिकेगी मैं बाकी के रुपए भी आपको दे जाऊंगा। तो ठीक है, हम बारात वापस ले जाते हैं। ऐसा ना कहो जयकिशन बाबू, बिन माँ के मेरे बच्चों ने पहले ही बहुत दुख झेले हैं। मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। भगवान के लिए ये शादी होने दो मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बापू, मेरे कारण तुम ऐसे लालची लोगों के पैरों में मत गिरो। जाते हैं तो जाने दो ऐसे लोगों को। मुझे भी ऐसे लालची लोगों के घर बहू बनकर नहीं जाना। इससे तो मैं कुंवारी ही अच्छी हूँ। चल बेटा विनोद, बारात वापस जाएगी। रुक जाओ किशन बाबू, ऐसा मत करो, रुक जाओ। रजनी की बारात वापस लौट जाती है। ये सदमा रजनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूद जाती है। अचानक सागर उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे कुएं में कूद जाता है और किसी तरह रजनी को कुएं से बाहर लाता है। मेरी बच्ची, हे भगवान, क्या करने जा रही थी? अगर तुझे कुछ हो जाता, सागर बेटा, तुम नहीं होते तो आज मेरी बच्ची। दीदी आंखें खोलो ना, क्या हुआ दीदी? रजनी की जान बच जाती है। उसके मन में सागर के लिए और प्यार बढ़ जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने सागर के घर जाने लगी थी। रजनी बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी। सागर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो मैंने सूजी का हलवा बनाया था, सागर को बहुत पसंद है। मुझे पता था इसलिए ले आई। अच्छा, सिर्फ सागर के लिए ही लाई हो, मेरे लिए नहीं? नहीं नहीं माँ जी, आप भी खाओ ना। वो तो मैं बस। रजनी, तुम यहाँ? सागर, रजनी ने सूजी का हलवा बनाया था, वो तुम्हारे लिए लेकर आई है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। मुझे बताना हलवा कैसा था। रजनी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, पर सागर सावित्री से कहता है, माँ, रजनी मेरी सच्चाई नहीं जानती। मैं नहीं चाहता मेरे कारण उसकी जिंदगी खराब हो। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वो मेरे लिए अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही है। मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर रहे। ये बात वो नहीं जानती कि मैं एक किन्नर हूँ। मैं एक साधारण इंसान की तरह उसके काबिल नहीं हूँ। सागर को लगा था कि रजनी वहाँ से जा चुकी है, पर रजनी तो दरवाजे की ओट में खड़ी सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो सारी रात सागर के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन रजनी उठी और वो सागर के घर पहुंची और सावित्री के पैर छूकर बोली, माँ जी, क्या आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? रजनी, तुम सागर के बारे में कुछ नहीं जानती। सागर। माँ जी, मैंने कल आपकी और सागर की सारी बातें सुन ली थी। सागर की सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में सागर के लिए और प्रेम बढ़ गया है। सागर मेरे लिए पूरी तरह से मेरे पति बनने लायक हैं। सागर का दिल बहुत साफ है। जो लड़का पिताजी ने मेरे लिए देखा था, वो लोग तो लालची निकले। घटिया लड़के से शादी करने से अच्छा है सागर जैसे नेक दिल इंसान से शादी करूं। मैं सागर को पसंद करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। सागर को भी सारी सच्चाई पता चलती है। रजनी के अटूट प्रेम को देखकर सागर उससे शादी के लिए हाँ कह देता है और रजनी की शादी सागर के साथ हो जाती है। एक दिन सावित्री का पति रमेश उस गांव में आता है और वो सावित्री और सागर को एक दुकान पर खड़ा देख लेता है। सावित्री सागर के साथ घर की तरफ निकलती है तो रमेश उस दुकानदार के पास जाता है। भैया, ये जो अभी एक औरत तुम्हारे से सामान लेने आई थी, ये कौन है? ये तो सावित्री बहन है और साथ में उनका बेटा सागर है, स्कूल में मास्टर है। अभी अभी शादी हुई है इसकी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो किन्नर था। एक किन्नर पति कैसे बन सकता है? जरूर सावित्री ने इसके किन्नर होने की बात सबसे छुपा कर रखी है। अगर मैं शहर में किन्नर को जाकर ये सच्चाई बता दूं, तो वो इसे उठा कर ले जाएंगे और बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे दे देंगे। मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। रमेश सागर का सगा बाप होने के बावजूद भी इतनी घटिया हरकत करता है कि वो शहर जाकर किन्नरों को सागर की सच्चाई बता देता है और उनसे बदले में 50,000 रुपए ले लेता है। सभी किन्नर सागर को लेने गांव पहुंच जाते हैं। रजनी उस समय अपने पिता के घर गई हुई थी। सब गांव वाले भी सच्चाई को जान जाते हैं। हाय हाय, मैं भी देखती हूँ तू कैसे हमारे साथ नहीं जाएगा। तू किन्नर है और हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। तेरे बाप को 50,000 रुपए दिए हैं, उसी ने हमें तेरी सच्चाई बताई है। मैं क्या करूँ माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा अपना बाप ही मेरे खिलाफ हो गया। मुझे नहीं पता था काला साया बनकर तेरा पिता तेरा दुश्मन बन जाएगा। बचपन में तो मैंने तुझे उससे बचा लिया था। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी रजनी आ जाती है और वो किन्नरों का रास्ता रोक देती है। अरे ये औरत तो पागल हो गई है। एक किन्नर को अपना पति कहती है। जब तक ये हमारे साथ नहीं जाएगा, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे।
अरे हमने पैसे दिए हैं इसे यहाँ से ले जाने के। ये मेरे पति हैं और ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। कानून के हिसाब से किसी को भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक होता है और सागर और मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। गांव वाले रजनी के साहस की प्रशंसा करते हैं और सब उसका साथ देते हैं। गांव वाले जानते थे कि सागर एक भला इंसान है। सब गांव वाले मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और किन्नरों को पकड़ाते हैं। ये लो, हम सब गांव वालों ने 50,000 रुपए जोड़कर दे दिए हैं। अब तुम आज के बाद सागर को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। हाँ हाँ, हम क्यों तंग करेंगे। अब जब हमारे पास पैसे हमें मिल गए हैं तो हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। पर जाते जाते मैं इतना ही कहूंगी, रजनी जैसी पत्नी जिसके साथ हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। चलो री चलो, बस निकल जाएगी, समय से शहर पहुँचना है। सागर सब गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है और रजनी और सागर दोनों मिलकर सावित्री के पैर छूते हैं। सावित्री अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है।